आज हम सुनाने जा रहे हैं एक डायन की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। रात के समय आदित्य और संजना अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी आदित्य को पाजेब की झंकार सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई। वह भी नींद से उठा ही था कि उसको अपने घर के गार्डन में लगे हुए झूले के हिलने की आवाज भी सुनाई दी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। अगर संजना को जगाया तो ये कल ही मुझे घर खाली करने को कह देगी। मैं ही देखता हूँ ये कौन है। आदित्य ने खिड़की से पर्दा हटाया और नीचे देखा। गार्डन में लाल साड़ी पहनी हुई एक लड़की झूले पर बैठी हुई थी। झूला हल्के हल्के चर चर की आवाज करते हुए हिल रहा था और उस लड़की के काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। जो कि आदित्य की तरफ उसकी पीठ थी, वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ये लड़की कौन हो सकती है? ये सोचकर वो घर से निकल गया। वो धीमे धीमे उस झूले की तरफ बढ़ रहा था। पाजेब की छन छन और झूले की चरचर अब तेज होती जा रही थी। इन सबसे बेखबर मिंकी अपने कमरे में आराम से सोई हुई थी। पिंकी, पिंकी इधर आओ। जैसे ही उसके कानों में बच्चे की आवाज आई, वो उठ खड़ी हुई। कौन है? बाहर निकलो मिंकी, मैं इस तहखाने में बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर मिंकी अपने बेड से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। घर में कई सारे कमरे थे। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देख रही थी, लेकिन फिर भी उसको कोई बच्ची नजर नहीं आ रही थी। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? मैं यहाँ हूँ मिंकी, इस कमरे में। यह आवाज काफी तेज आई थी। मिंकी अब एक कमरे में दाखिल हुई। इस कमरे में भी उसको कोई नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ जमीन पर एक दरवाजा नजर आ रहा था, जो कि तहखाने में जाने का रास्ता था। आ जाओ मिंकी, मैं इस तहखाने के अंदर हूँ। मिंकी अब उस दरवाजे की तरफ चली गई। उसने दरवाजा उठाया तो उसको नीचे जाने के लिए सीढ़ियां जाती नजर आई। सीढ़ियों से होते हुए वो तहखाने के अंदर उतर गई। उसने देखा कि अंदर एक टेंट रखा हुआ है। उस टेंट के अंदर उसे किसी बच्चे का अक्स नजर आ रहा था। अरे वाह, मुझे तो आज नई दोस्त मिल गई। आ जाओ दोस्त, बाहर आओ। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, तुमको अंदर ही आना पड़ेगा। मिंकी उसकी बात सुनकर अपने घुटनों पर आई और उस टेंट की तरफ बढ़ने लगी। उसके पास पहुंचकर मिंकी ने टेंट खोला। एक बेहद ही भयानक लड़की का चेहरा बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा हुआ था और आंखों की पुतलियां काली थी। उसको देखकर मिंकी बेहद डर गई और तेजी से वहां से भाग निकली। वह एक सांस में सीढ़ियों पर चढ़ गई और सीधा अपने बेड पर जाकर रुकी। उसने चादर ओढ़ ली और डर से थर थर कांपने लगी। दूसरी तरफ गार्डन में आदित्य अब झूले के पास पहुंच चुका था। वह ठीक उसके पीछे खड़ा था। कौन है आप? मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक साहब, जरा सामने तो आइए। ऐसा कहकर वह फिर से झूला झूलने लगी। अपने पैरों को भी हिलाने लगी, जिससे पाजेब की झंकार फिर से आने लगी। आदित्य उसके सामने पहुंचा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा, चमकता गोरा बदन। एक पल को आदित्य भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। कौन है आप? और इस तरह इतनी रात में हमारे गार्डन में क्या कर रही हैं? यह सुनते ही उसने आदित्य के ऊपर छलांग लगा दी और उसकी छाती पर चढ़ बैठी। मैं कौन हूँ, सही में जानना चाहते हो? ऐसा कहते ही वो बहुत भयानक रूप में आ गई। उसका खूबसूरत चेहरा नीला पड़ गया, आंखों की पुतलियां काली पड़ गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आदित्य डर से थर थर कांपने लगा और उसको धक्का देकर भागा। वो हवा में उड़ते हुए आदित्य के करीब पहुंची और फिर से उस पर झपटी। जानना चाहता है तो ये ले। उसने आदित्य के चेहरे पर ऐसा पंजा मारा कि वो बेहोश हो गया। कई सालों पहले यह जगह एक छोटा सा गांव हुआ करती थी। यहाँ सबसे बड़ा घर मणिपाल सिंह का था। इस गांव का सबसे अमीर आदमी होने की वजह से वह सरपंच बन बैठा और उसका बहुत दबदबा हो गया। यहाँ मंदिरा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने पति महेश और अपनी 6 साल की बेटी छोटी बच्ची त्रिशा के साथ रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। वो कुएं पर पानी भरने भी जाती तो गांव के मनचलों की मंडली उसको देखने के लिए उसके आसपास चक्कर लगाती थी। एक दिन महेश की तबीयत बिगड़ गई
और अगले 3 दिनों के अंदर ही वो खत्म हो गया। ऐसे में मणिपाल सिंह की नजर मंदिरा पर पड़ी। मंदिरा, तू अभी जवान है, खूबसूरत है, अपने मरे हुए पति की यादों में कब तक शोक में रहोगी? मेरे साथ चल, मैं तुमको रानियों वाली जिंदगी दूंगा। यह सुनकर मंदिरा ने उसको थप्पड़ लगा दिया और शोर मचा दिया। मणिपाल सिंह घर से बाहर निकला। आसपास लोग जमा हो गए और मंदिरा मणिपाल की बेइज्जती करने लगी, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मणिपाल उस वक्त तो वहां से चला गया, लेकिन उसने मंदिरा से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन दोपहर में त्रिशा खेलने के लिए घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। मंदिरा ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। फिर मणिपाल का एक आदमी उससे बोला, तूने हमारे सरपंच की बेइज्जती की थी ना, अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। ये सुनकर वह समझ गई कि ये काम मणिपाल का ही है। मंदिरा उसके घर पहुंची। उसने सोच लिया कि इस बार अगर उसने मणिपाल से कुछ उल्टा सीधा कहा तो उसकी बेटी की जान खतरे में हो सकती है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप चाहो तो मैं पूरे गांव के सामने आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बेटी को मुझे सौंप दीजिए। नहीं नहीं, सबके सामने माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। मेहरबानी होगी सरपंच जी। मेरी बात तो खत्म होने दो। वो है कहाँ पर? मुझे उसके पास ले चलो। वो इसी घर में है और सलामत है। तुम केवल कुछ दिनों के लिए हमारी रानी बन जाओ, उसके बाद हम खुशी खुशी उसको तुम्हारे साथ भेज देंगे। मंदिरा पूरी तरह पवित्र थी, ना ही उसका कुछ गलत करने का इरादा था, लेकिन अपनी ममता के आगे आखिर उसने घुटने टेक दिए। उसने मणिपाल की बात मान ली। मणिपाल ने उसकी बेटी त्रिशा को इसी घर के तहखाने में कैद करके रखा था। मणिपाल अब मंदिरा की खूबसूरती में ऐसा डूबा कि त्रिशा के बारे में भूल ही गया। मंदिरा उससे पूछती तो वो यही कहता कि त्रिशा जहां है सलामत है। उसने इसी तरह 3 दिनों तक मंदिरा का शोषण किया और उसको उसकी बेटी से दूर रखा। सुबह होते ही मंदिरा को कमरे में बंद करके वो बाहर निकल जाता था। सरपंच साहब, तहखाने से अजीब तरह की बदबू आ रही है, हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। वो अपने एक आदमी के साथ तहखाने में उतरा और उसने देखा कि त्रिशा मर चुकी थी। अब उसने देर नहीं की और मंदिरा के कमरे में पहुंचा। मैंने जो कुछ भी कहा था केवल तुझे पाने के लिए कहा था, मुझे नहीं पता कि तेरी बेटी कहाँ है। यह सुनकर मंदिरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने सरपंच का मुंह नोच डाला। सरपंच ने उसको अपने आदमियों से कहकर घर से बाहर निकलवा दिया। मंदिरा ने गांव के लोगों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। फिर अचानक से एक दिन मंदिरा गायब हो गई। अब सरपंच को रोजाना रात के टाइम किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जो अपनी मम्मी को पुकार रही थी। सरपंच ने एक तांत्रिक को बुलवाया और सारा हाल बताया। वो उस बच्ची की आत्मा है जो तेरी वजह से भूख से तड़प तड़प कर मर गई। उसकी आत्मा वहीं अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही है। जिस दिन वो तहखाने से बाहर आई, तेरी मौत पक्की है सरपंच। यह सुनकर मणिपाल बहुत डर गया। वो उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद गांव के लोगों को रात के समय में जगह जगह मंदिरा नजर आने लगी। वो हर रात 2-3 आदमियों को खत्म कर देती थी। इस तरह यह गांव वीरान हो गया। जो बाकी बचे लोग थे वो भाग निकले। जब तक मैं उस सरपंच को खत्म नहीं कर दूंगी, तब तक अपनी बेटी को लेने उसके घर नहीं जाऊंगी। तभी आदित्य की आंख खुल गई। वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी थर थर कांप रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। उसने सोच लिया कि उसको अब क्या करना है। वो उसी टाइम कार लेकर मणिपाल के घर पहुंचा। मणिपाल साहब, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। घर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना तुमको? नहीं मणिपाल साहब, घर तो सभी को पसंद आया है। आपने मुझे इतना अच्छा घर सस्ते में दे दिया और मैंने आपको मिठाई तक नहीं खिलाई। अरे अरे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा मणिपाल साहब, आप कुछ देर के लिए मेरे साथ आइए, मैं आपको ट्रीट दिए बिना नहीं मानूंगा। आदित्य उसको वहां से अपने साथ पब लेकर गया। वहां पर उसने उसको बहुत ज्यादा शराब पिलाई
अब मणिपाल को 1 के 4 नजर आ रहे थे। आदित्य ने उसको कार में बैठाया और फिर अपने घर लेकर आ गया। रास्ते में आते आते ही वो बेहोश हो गया था। घर के दरवाजे पर संजना और मिंकी खड़े हुए थे। आदित्य, ये सब क्या चल रहा है? रोहित और मेहुल गायब है और मिंकी ने तहखाने में एक बच्ची को भी देखा। तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल तुम दोनों अंदर चलो। वह तीनों अंदर चले गए। मणिपाल अभी भी कार के अंदर बेखबर पड़ा हुआ था। जब उसकी आंख खोली तो उसने देखा कि वो कार के अंदर अपने पुराने घर के बाहर है। अब उसका नशा उतर चुका था। उसकी आंखों में अब खौफ उतर आया। उसने कार से निकलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा लॉक था। आदित्य, मुझे बाहर निकालो, आदित्य! यह सुनकर भी कोई बाहर नहीं आया। मणिपाल ने कार स्टार्ट करनी चाहिए तो चाबी भी उसके अंदर नहीं थी। तभी उसको सामने से मंदिरा आती हुई नजर आई। वह चेहरे पर भयंकर मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो कार से निकलने के लिए लॉक को घुमाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मंदिरा कार के बोनट पर आ गई और बोली, क्या हुआ सरपंच साहब? आज फिर से आपको मुझे अपनी रानी बनाने का मौका मिला है। आप डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मुझे माफ कर दो मंदिरा, मुझे माफ कर दो। मंदिरा ने सीने में हाथ डालकर उसका गला पकड़ लिया और उसको बाहर निकाल लिया। वह भागता इससे पहले वो उसके ऊपर झपटी और उसके सीने में अपना हाथ घुसेड़ दिया। मणिपाल ने वहीं दम तोड़ दिया। मंदिरा के हाथ में अभी भी मणिपाल का दिल धक 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 कर रहा था। उसने चीर कर उसके 2 टुकड़े कर दिए और हवा में उछाल दिए। उसकी चीख इतनी तेज थी कि वो घर के अंदर बैठे हुए आदित्य, मिंकी और संजना के कानों तक पहुंच गई। वो दोनों डरकर आदित्य से चिपट गई। मंदिरा घर के अंदर दाखिल हुई, तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी बेटी त्रिशा अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। मम्मी, आप आ गए? मम्मी। ऐसा कहते हुए वो उठी और मंदिरा के गले जा लगी। मंदिरा ने भी उसको गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में दोनों एक साथ गायब हो गईं और चारों तरफ खामोशी छा गई।